हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इन डेप्थ में, डिटेल में इस पूरे की पूरे चैप्टर को 1 घंटे के अंदर मैं कवर कराऊंगा। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग और बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में ये अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स तक आपसे पूछा जा सकता है। तो आज आप ये फिक्स कर लो कि आज किसी भी तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ लेना है अच्छे से, और नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा लर्न कर लेना अच्छे से, मतलब खत्म कर देना इस पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास स्टाफिंग चैप्टर 1 शॉट में। सबसे पहले मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में पहला फंक्शन है प्लानिंग। रोड मैप आपने डिसाइड कर लिया कि यार किस तरीके से, कौन से ऑल्टरनेटिव से आप क्लास गोल को अचीव करोगे, और आपने वर्कर से डिस्कस कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए कि हाँ यार कौन सा काम जो है कौन पर्सन करेगा, मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, डिपार्टमेंट कैसे कैसे बनाना है, काम को कैसे डेलीगेट करना है, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अब बात करेंगे स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग बेसिकली ऐसा फंक्शन है जहां पर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस की, जहां पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की। अब काम तो इंसान ही करेंगे ना, रोड मैप आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, डिपार्टमेंट कितना ही बना लो, तो स्टाफिंग पर्सन के अंदर हम डील करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस से, यानी कि लोगों की भर्ती करना। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना सही काम के लिए, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही इंसान को सही काम के लिए ढूंढना और उसको क्लास अपॉइंट करना, यही चीज कहलाती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो बेसिकली स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है विच मेक श्योर, जो इस बात को श्योर करता है कि आपके जो एसेट्स हैं, यानी जो आप सबको पता है ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जब वो कंपनी से जाएं तो अगले दिन वो खुशी खुशी क्लास वापस भी आए, इस बात को स्टाफिंग इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे ना जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। लिखो क्लास कॉपी में कहीं भी, जेनरिक, GENERIC। स्टाफिंग इज द जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पे ह्यूमन रिसोर्सेस इन्वॉल्व है। अगर स्टाफ अच्छा तो सब कुछ अच्छा। सिंपल सी बात है, स्टाफ अगर अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स अगर अच्छे हैं क्लास, तो ऑब्वियसली बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है फिलिंग द वैकेंट जॉब। वैकेंट मतलब खाली जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉइज है। तो जो भी खाली जॉब पोजीशन है उसको फिल करें किससे? कॉम्पिटिटिव पर्सन से, एक ऐसे एम्प्लॉय से जो कंपटीशन में टिक के काम कर सके, जो कंपटीशन से भागे नहीं, टिक के काम कर सके। तो यहाँ पे लिखा है क्लास, filling the vacant job position by the competitive personnel, staffing function ensure that the job position should not be vacant and it खाली, देखो जो भी जॉब पोजीशन है, कोई मैनेजर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जनरल मैनेजर की पोस्ट है, या फिर किसी सुपरवाइजर की पोस्ट है, वो पोस्ट खाली ना रहे, और उसे फिल कौन करे? कॉम्पिटिटिव पर्सनल, जो कॉम्पिटिटिव हो, जो कंपटीशन में टिक के काम कर सके। दूसरा, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही इंसान को अपॉइंट करो सही जॉब पोजीशन के लिए, यानी इन स्टाफिंग फंक्शन थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मैं आपको इस पूरे चैप्टर में 2 प्रोसेस बताऊंगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी और सिलेक्शन का प्रोसेस भी, और इवन स्टाफिंग प्रोसेस भी। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो बहुत कम चांस है एग्जामिनेशन में आने का, तो मैं करा दूंगा, फिर भी आपको रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग और सिलेक्शन प्रोसेस, तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सही इंसान को सही जॉब दिया जाता है। मतलब वही किसी को भी कहीं बिठा नहीं दिया जाता, प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, और फिर इंसान को जॉब पोजीशन में बिठाया जाता है। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस है जो कहीं भी किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सदाबहार पॉइंट में पहले बता चुका हूं, लेकिन इस स्टाफिंग चैप्टर में जो रिसोर्स है वो कौन सा है क्लास? ह्यूमन रिसोर्सेस की ओवर स्टाफिंग ना हो। 100 लोगों की जरूरत है तो 110 लोग, 120 लोग ना हो, या 80 लोग ना हो। ओवर स्टाफिंग ना हो, अंडर स्टाफिंग ना हो। स्टाफिंग फंक्शन अगर आप परफॉर्म करोगे, सर क्या क्या होता है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम बात करेंगे अभी आगे चल के, लेकिन सॉरी
लेकिन अगर आप स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओगे, ना ही अंडर स्टाफिंग होगी ना ही ओवर स्टाफिंग होगी, ठीक है। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, देखो सिंपल सी बात है, दो ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, दो ऑर्गेनाइजेशन सेम एसेट्स को रख सकते हैं, सेम प्लेस पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन में आगे वही निकलेगा जिसके पास अच्छा स्टाफ होगा। यानी आप हर चीज कॉपी कर सकते हो, जो जो स्टाफ तुम्हारे, जो मशीन तुम यूज कर रहे हो वही मशीन हम यूज कर लेंगे, लेकिन जो इंसान तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयज ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, है ना, रेस्पॉन्सिबल हैं मिसयूज नहीं कर रहे अथॉरिटी का, वो इंसान कैसे कॉपी करेंगे? तुम जैसा इंसान तो नहीं हम कॉपी कर सकते ना, हायर नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्लास, तो टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे भी और फिजिकल रिसोर्सेज भी सेम रख सकते हैं, but not human resources. They are the most important asset of an organization. They only help the organization to win over its competitor. यानी human resources ही आपको क्लास दूसरों से आगे निकाल सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी से आगे निकलना है कंपटीशन में, तो वो आपके हेल्प करेंगे, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस से। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ऑब्वियसली अगर स्टाफ अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफ इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करे। अच्छा, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती करना नहीं होता। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयज को भर्ती करो, स्टाफिंग का मतलब ये भी है कि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दो, है ना, उनके डेवलपमेंट पे काम करो, उनको ग्रो करने दो। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, इसके ट्रेनिंग भी है, प्रमोशन भी है, कॉम्पनसेशन भी है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, ये सारी चीजें हैं। और इन सबसे वर्कर मोटिवेट होगा और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा। मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर तुमको अच्छे से सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली तुम ग्रो करोगे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कौन करता है? इंसान करते हैं, स्टाफ करता है, एम्प्लॉयज करते हैं, राइट, मैन पावर करता है। तो अगर आपने स्टाफ अच्छा रखा है तो वही स्टाफ कल को प्लानिंग करेगा, वही स्टाफ कल को ऑर्गेनाइजिंग करेगा, वही स्टाफ कल को स्टाफिंग भी करेगा, वही स्टाफ क्लास डायरेक्टिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा। यानी अगर स्टाफ अच्छा तो सारे फंक्शन अच्छे। तो वही लिखा हो गया है, इसमें लिखा है इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉइज who help in performing rest of the functions of management. Without efficient staff no other functions can be started. बिना स्टाफ के हम कोई भी और फंक्शन शुरू नहीं कर सकते। अगर स्टाफ अच्छा है तो हम बाकी सारी चीजों को भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा देखो, अगर मैं इसे बोलूं कि ये HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर ये छोटा सा जो पॉइंट है ना, ये क्या है क्लास? आपका स्टाफिंग। तो सर स्टाफिंग के अंदर तो हमने पढ़ा बेसिकली एम्प्लॉयज को भर्ती करना, ट्रेनिंग वगैरह देना, यही सब आता है स्टाफिंग के अंदर। लेकिन HRM जो है ना, वो स्टाफिंग से भी बहुत बड़ा है। स्टाफिंग समा गया है HRM के अंदर। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ HRM। HRM इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। सर HRM क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने कभी HR सुना होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स, ये वही है क्लास। डिपार्टमेंट क्या है समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी एंड इट इन्वॉल्व हायरिंग। इसके अंदर हायरिंग भी की जाती है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को। सर ये तो स्टाफिंग के अंदर भी था, लेकिन ये बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है। एक्चुअली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, है ना, तो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देती है इसी काम को करने के लिए, जिसको बोलते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो छोटी कंपनी है ना, वो छोटे लेवल पे जब यही काम करती है तो उसे स्टाफिंग बोलते हैं। तो सर मतलब लेवल का ही फर्क है? यस, लेवल का ही फर्क है, बट HRM में कुछ और एडवांस चीजें आती है जो हम पढ़ेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द गवर्नमेंट, सरकार से कनेक्ट करना, ट्रेड यूनियन से कनेक्ट करना। व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट एट अ स्मॉल स्केल, स्मॉल लेवल, उसे स्टाफिंग बोलते हैं। बट व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म एट लार्ज स्केल, जब यही बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो क्लास इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जैसे अगर मेरा धंधा छोटा है
तो मैं ही पर्ची काटूंगा, मैं ही पैसे ले रहा हूँ, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर बिजनेस बढ़ेगा तो मैं पर्ची काटने के लिए किसी और को रख दूंगा, कैश कलेक्ट करने के लिए किसी और को, अकाउंटिंग करने के लिए किसी और को, डिलीवरी करने के लिए किसी और को, अगर मैं एक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ तो उसी तरीके से जब बिजनेस बढ़ता है तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है। इन्हीं काम को करने का एम्प्लॉय को भर्ती करो, सरकार से कनेक्शन बनाओ और ट्रेनिंग दो एम्प्लॉयज की, प्रमोशन कराओ, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट की बात करो, किसको निकालना है, किसको बोनस देना है, किसको ग्रेचुइटी देना है, किसका रिटायरमेंट प्लान करना है, ये सब कुछ बड़े लेवल पे जब होता है तो वो बन जाता है HRM। अगर ये छोटे लेवल पे चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कई सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉइंग पीपल, फिर उन एम्प्लॉयज को भर्ती करना, उनके करियर ग्रोथ पे काम करना, ट्रेनिंग वगैरह देके उनका अप्रेजल बनाना यानी कि हर साल जो सैलरी बढ़ती है उनका अप्रेजल कि भी कितनी कितनी सैलरी बढ़ेगी हर साल महंगाई के हिसाब से, वो सारी चीजें करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाता है, कई बार पैसे इंसेंटिव देके, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे आपसे अगर क्लास में बोला जाए कि भैया जो टॉप करेगा उसे 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है, आप मोटिवेट हो जाओगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। या फिर बोला जाएगा कि जो टॉप करेगा उसका एक फोटो जो है हम लगाएंगे, या फिर सेमिनार हॉल में उसको बुला के अप्रिशिएट करवाएंगे, क्लैपिंग करवाएंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे। तो ये चीज़ क्या गया, फिर स्कूल का एक कोई हुडी या कोई टी शर्ट आपको दे देंगे, या कोई मेडल, कोई ट्रॉफी आपको दे देंगे। तो ये सब क्या हो गया आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम भी इसका है, कॉम्पनसेशन देने का काम भी इसका है, सैलरी वगैरह जो देना होता है वर्कर्स को, वो सारी चीज़ें। सोशल सिक्योरिटी देना वर्कर को एक सोशल सिक्योरिटी देना होता है कि कल को उसकी जॉब छूट गई तो वो बेसहारा ना हो जाए। आपके यहाँ काम कर रहा है, कल को जॉब छूट गई, बुढ़ापा आ गया, फिर क्या होगा। रिव्यू एंड ऑडिट क्लास, ऑडिट भी करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑडिट कराता है एम्प्लॉयज के लिए, जो पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं उससे एम्प्लॉयज का शोषण तो नहीं हो रहा, तो ये क्लास रिव्यू करता है एम्प्लॉयज की पॉलिसीज को और ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब चेक करना कि जो जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा सही, ये सारी चीजें। नाउ अब हम अपनी क्लास, आप नोटबुक निकाल लो और हम इसको अभी लर्न करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस जैसे आपने प्लानिंग पढ़ा तो आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने पढ़ा, प्लानिंग प्रोसेस में एस डाइज इफ करके था, याद है एस डाइज इफ, है ना। हो सके तो लिख के दिखाना, एक बार वीडियो पॉज करके रिकॉल कर लो तो वो हमेशा याद रहेगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा, आइडिया, IDAE, लास्ट में उल्टा हो गया IDAE। फिर इसी तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप स्टाफिंग के अंदर क्या होता है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ जाओगे जब आप स्टाफिंग प्रोसेस को पढ़ोगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर जो मैनेजर हैं वो HR मैनेजर जनरली होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, तो वो डिसाइड करते हैं हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना, भैया इतना सारा काम है, इसको करने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत होगी। लाइक मैं एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रहा हूँ तो सोचूंगा ना यार मुझे कितने लोगों की जरूरत है, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिठाई बनाने वाले कितने होंगे, समोसे तलने वाले कितने होंगे, साफ सफाई वाले कितने होंगे, सोचना पड़ेगा ना। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप जो है जो इसके अंदर आता है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। और इसके अंदर 3 तरह की एनालिसिस जो है वो की जाती है। तो सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस। अब क्या आंख बंद करके डिसाइड कर लोगे कि तुमको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है? नहीं, तुम क्या करोगे वर्कलोड एनालिसिस, कि तुम सबसे पहले देखोगे तुम्हारा वर्कलोड कितना है, तुम्हारा काम कितना है, ये तो देखो। और यही वर्कलोड एनालिसिस है जो डिसाइड करता है कि तुम्हें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब। तुम्हारा लोड देखते ही तुम पता करोगे यार तुम्हें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड मतलब काम कितना है और यही बताता है, डिटरमाइन करता है कितने लोगों की जरूरत है। वर्क फोर्स एनालिसिस बताएगा तुम्हारा एग्जिस्टिंग फोर्स कितना है, तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग फोर्स है वो कितना है, वो अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है, ये इससे पता चलेगा। 1 मार्कर में आता है कि किस एनालिसिस से पता चलता है तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है, तो वर्क लोड से ना कि वर्क फोर्स से। फिर आप दोनों का कंपेयर करोगे, अच्छा लोड इतना है, फोर्स इतना है, तो हमें और एम्प्लॉय चाहिए तो हम भर्ती करेंगे, ज्यादा है तो ट्रांसफर कर देंगे या निकाल देंगे उनको, है ना।
दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। तो सबसे पहला स्टेप जो आया है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर दो एनालिसिस करोगे, वर्कलोड, वर्कफोर्स, और फिर तीसरे में दोनों का कंपैरिजन। राइट, आई होप आपको समझ आ गया पहला, ई फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल से समझाऊं तुमको, अखबार में बहुत प्यारा सा, लुभावना, अट्रैक्टिव, सुंदर सा एक क्लास इश्तिहार हम बना देंगे कि हमारी कंपनी में अप्लाई करने का मौका आपके पास है, हम आपको रहने का, खाने पीने का सारी सुविधा प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सैलरी देंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करो। तो सब लोग उस अखबार के न्यूज़पेपर को, मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उस इश्तिहार को पढ़ेंगे और अप्लाई करना चालू कर देंगे। हजारों लोग हमारे पास आ जाएंगे और हमें चाहिए एम्प्लॉय सिर्फ 10। तो उस 1000 में से 10 लोगों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो 10 बेस्ट होंगे। अगर मुझे 10 चाहिए, 10 की ही एप्लीकेशन आई, 10 लोगों ने अप्लाई किया, फिर तो खराब है, अच्छे हैं, मैं उनको रख लूंगा। लेकिन अगर 1000 आ गए तो मैं 1000 में सबसे अच्छे 10 जो होंगे उनको सिलेक्ट करूंगा। ये फायदा होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है क्लास, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है क्लास, इंड्यूसिंग, लोगों को इंड्यूस करना, अंदर से आग लगा देना, अरे वाह इतनी अच्छी कंपनी, चलो अप्लाई करते हैं, चलो अप्लाई करते हैं, कि अच्छे अच्छे लोग आए हमारी कंपनी में, अप्लाई करें, ताकि हम सबसे अच्छे लोगों को हम सिलेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। कंपनी कैन फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन फ्रॉम इनसाइड। अब कंपनी को जो एम्प्लॉइज चाहिए, है ना, वो कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। अंदर से लेते हैं तो क्लास इनसाइडर हो गए, कंपनी के अंदर के कोई लोग हैं, उनका प्रमोशन करके उस जगह बिठा दिया या ट्रांसफर करके बिठा दिया, या फिर बाहर से ले लिया, बाहर तो पूरी दुनिया पड़ी है, और आउटसाइड से भी ले सकते हैं। बोथ हैज इट्स मेरिट और डिमेरिट। कंपनी के अंदर से बंदे को लेते हो तो भी उसका फायदा घाटा है, बाहर से लोगे तो भी फायदा घाटा है। व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, कंपनी कैन सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ वाइडर चॉइस। तो रिक्रूटमेंट क्या है, बेसिकली लोगों को इंड्यूस करना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। अब जब इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, हम सबके रिज्यूम को पढ़ेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिजेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और सिलेक्ट बहुत कम होते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, 10 लाख बच्चे घुसते हैं, सिलेक्ट 1000 बच्चे होते हैं अराउंड। सिलेक्शन, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट, चूज करना सिलेक्ट करना द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए फुलफिल करेगा। ठीक है, इसको क्लास नेगेटिव, इसको सिलेक्शन करने का भी अपना एक प्रोसेस है ना। जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, जैसे स्टाफिंग का एक प्रोसेस है, उसी तरीके से सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, किसको सिलेक्ट करोगे ना, ऐसे आंख बंद करके नहीं करना है कि आपको अच्छा लगा तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब बातों में अच्छा लगा आपने सिलेक्ट कर लिया, नहीं। आप पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस है 8 पॉइंट का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी पेपर में आ सकता है। उसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्टेड कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, रिजेक्टेड बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। 3 पॉइंट याद हो गया। सबसे पहले इमेजिन करो, सबसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले एस्टिमेट करो कितने लोग चाहिए, फिर इश्तिहार दो, फिर उसमें से किसी को सिलेक्ट करो। अब जिनको सिलेक्ट कर लिया, जो लकी लोग आपके पास आ गए, उनको उनकी जगह दिखाना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। कि आइए सर, ये कुर्सी, ये रहा आपका ऑफिस, ये रहा आपका कैबिन, आइए बैठिए सर, यहां से आपको काम करना है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, उनकी जॉब पोजीशन को दिखाना। और ओरिएंटेशन मतलब है इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, कि भाई ये खन्ना साहब हैं या ये शर्मा जी हैं, इनसे मिलिए, ये हमारी कंपनी के नए एम्प्लॉयज हैं, आप इनसे मिलिए, हमारी कंपनी के एचआर मैनेजर हैं, ये हमारी कंपनी के प्रोडक्शन हेड है, ये हमारी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है, सबसे मिलवाना, ताकि सब लोग घुल मिल जाए ना एक बार, तो काम करने में मजा आता है। आप जानते ही नहीं किसी को तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ओरिएंटेशन यही होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से एक तरीके से मिलवाना, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन्स ऑन द जॉब फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उसका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कराना। अच्छा, फिर क्या करोगे, एस्टिमेट कर लिया मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर भर्ती निकाला, रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्ट किया, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, अब उनको ट्रेनिंग देने की बात आएगी। अब हम करेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में।
सो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय द कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द, काम कैसे करेगा भाई, नया एम्प्लॉय है, जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, सिखाओगे नहीं, काम कैसे करेगा? तो क्योंकि वो काम करे तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। लेकिन वर्कर ग्रो करेगा, उसके बारे में सोचो, उसको प्रमोशन दो, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, वो सब चीज किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड कीप देम मोटिवेट, अगर आप उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट करोगे, तो ऑब्वियसली क्लास वो मोटिवेट भी रहेगा अच्छे से काम करने के लिए। फिर 5 पॉइंट आपको पहले याद करना है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट। कहानी की तरह याद करो, हमेशा याद रहेगा, भूलोगे भी नहीं, ना स्ट्रेस पड़ेगा दिमाग में। अगला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सॉरी। अब जो वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस भी तो अप्रेजल करना है ना, उनका देखना है ना परफॉर्मेंस की, भैया कल को प्रमोशन किसका करोगे? कंपनी में प्रमोशन किस, अपने दोस्त का थोड़ी करोगे, या अपने गांव वाले का कर दोगे, या किसी लड़की का कर दोगे? नहीं, प्रमोशन किसका करना है? जो एक्चुअली में उस प्रमोशन को क्लास डिजर्व करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिक्स के अंदर, इट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, जिसका बेटर परफॉर्मेंस होगा उसका क्लास प्रमोशन दिया जाएगा। तो जो कंपनी बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करती है वो तो बेसिकली यहीं पे रुक जाती है, लेकिन जिस कंपनी का डिपार्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, मतलब जिस कंपनी के पास एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो क्लास सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अंदर क्लास हम 8 पॉइंट्स इसके अंदर पढ़ेंगे, 5 6 हो गया क्लास। 7th हो गया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना दी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने के बाद उनका प्रमोशन होगा और उनके करियर की बात की जाएगी, उनका करियर कैसे डिजाइन किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जाएगा, उसको हायर जॉब पोजीशन में दिया जाएगा, ज्यादा हायर जॉब पोजीशन अगर होगा तो ज्यादा अथॉरिटी मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। देखो प्रमोशन अगर आपका हो गया तो आपकी रैंक बढ़ गई, अथॉरिटी बढ़ गई, आपकी पावर ज्यादा मिलेगी और साथ में पैसा भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो सबसे छठा पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन करियर प्लानिंग, और फिर आपको पैसा दिया जाएगा, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन यानी कि पैसे, इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब, यानी जो तुम काम कर रहे हो उसके बदले जॉब मिलेगा। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी वगैरह डायरेक्टली कि आपका इतना वेज है, इतना सैलरी है, और कुछ इनडायरेक्ट पेमेंट भी होता है क्लास, है ना। डायरेक्ट पेमेंट सच एज, और इनडायरेक्ट पेमेंट जो है वो बेसिकली मतलब बोनस है, ग्रेचुइटी है, कुछ ऑफर दिया, गाड़ी दे दी, मोबाइल फोन का बिल दे दिया, घर दे दिया, चारे दे दिया आपको, है ना, या फिर क्लास ड्राइवर दिया आपको, छुट्टियां बिताने के लिए आपको एलटीसी दिया, लीव ट्रैवल कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। कॉम्पनसेशन 2 टाइप का होता है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। हर महीने सैलरी आती है, उसको बोलते हैं टाइम बेस्ड, और जितना काम करके दोगे, जितना प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। आप 4 पीस बनाया, 4 पीस का पैसा, 5 पीस बनाया, जितने घर बनाए उस घर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, अगर आप बिल्डर हो तो इसका मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। और हर महीने की सैलरी मिलती है टाइम पे, हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल, दिस इज कॉल्ड टाइम बेस्ड। तो कॉम्पनसेशन इसको बोलते हैं। तो लास्ट के 3 पॉइंट ध्यान रखना, रिपोर्ट बनाई जाएगी, फिर प्रमोशन करियर प्लानिंग, और लास्ट में कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन करियर प्लानिंग, और फिर कॉम्पनसेशन। और शुरू के 5 पॉइंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सिलेक्शन करने प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद फिर ट्रेनिंग। क्या करोगे, आओगे, बिठाओगे उसको, फिर उसको ट्रेनिंग दे दोगे, फिर लास्ट में 3, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन। क्लियर है यहाँ तक? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के 3 एलिमेंट, और तीनों एलिमेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला एलिमेंट है रिक्रूटमेंट, दूसरा एलिमेंट है सिलेक्शन, तीसरा एलिमेंट है ट्रेनिंग। नाम से ही पता पड़ रहा होगा क्लास आपको, RST, ठीक है। रिक्रूटमेंट आपने पहले भी पढ़ रखा है, इंड्यूस करना लोगों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी में जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कर सके, ताकि हमारे पास एक वाइडर चॉइस हो और हम उसमें से सबसे बेस्ट जो भी कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने को बोलते हैं सिलेक्शन, और सिलेक्शन क्लास एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होता है जो हम पढ़ेंगे। फिर वर्कर को दी जाती है ट्रेनिंग, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। अब सबसे पहले अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो उसका मतलब तो बता ही दिया मैंने आपको, इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब, लोगों को इंड्यूस करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए अप्लाई करें। अब अगर हम रिक्रूट करते हैं तो हमारे पास देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट।
कंपनी में दो सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट करने के, भर्ती लेने के दो सोर्सेस हैं। अगर आप कंपनी के अंदर से ही वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करते हो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हियर वैकेंट जॉब पोजीशन आर फुलफिलिंग बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जैसे उसका प्रमोशन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया लेकिन बंदा पुराना ही है, एम्प्लॉय आपका पुराना ही है। नो आउटसाइडर आर परमिटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, कंपनी के अंदर से ही लेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, हियर वैकेंट जॉब पोजीशन आर फुलफिल बाय आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बाहर से। जैसे क्लास अलग अलग सरकारी जॉब में भी होता है, कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर के खुद के इंटरनल एग्जाम होते हैं जहां कंपनी के अंदर के लोग देते हैं और क्लास आगे जाते हैं। जैसे अगर कोई मान लो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, कोई सब इंस्पेक्टर है तो उसके डिपार्टमेंट के अंदर ही एक पेपर होगा और फिर उसको क्लास इंस्पेक्टर बना देंगे, प्रमोट कर देंगे। तो जो इंस्पेक्टर की जॉब पोजीशन थी वो इन्होंने बाहर से हायर नहीं करा, सीधा डिपार्टमेंट के अंदर से ही किसी को बना दिया। दिस इज कॉल्ड इंटरनल। अब ये बाहर से लेते किसी किसी प्रोसेस के थ्रू लेते ऑब्वियसली उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो कंपनी के अंदर से बंदे को लेते हैं तो इंटरनल, और क्लास वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल करने के लिए अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आउटसाइड से ले रहे हैं तो हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके दो ही सोर्सेस है, देयर आर ओनली टू मेथड, ओनली टू सोर्सेस। कंपनी के अंदर से अगर आपको एम्प्लॉय लेना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, बस दो ही रास्ता। पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन क्लास होता है वर्टिकल, बिकॉज नीचे की जॉब पोजीशन से बंदा ऊपर की जॉब पोजीशन में जा रहा है, उसका प्रमोशन हो गया, क्लर्क से वो अकाउंटेंट बन गया, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन गया, तो उसका प्रमोशन, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया, तो क्या हो गया उसका प्रमोशन हो गया। अब जब प्रमोशन होता है तो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी मिलती है, पावर ज्यादा मिलता है, रैंक ज्यादा बढ़ती है और साथ में सैलरी भी ज्यादा बढ़ती है। और लेकिन ट्रांसफर में क्या है, यहाँ क्लर्क था वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया बट है वो अभी भी क्लर्क ही, वो उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जैसे पुलिस वाले का ट्रांसफर हुआ था ना, यहाँ भी वो मान लो कांस्टेबल था, कहीं और जाके भी वो कांस्टेबल ही रहा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। It means shifting of employees from one job position to other at same level of authority, same level of salary, that employee would not change। ठीक है, क्लास सिर्फ वर्किंग पोजीशन चेंज होगा, यहाँ वो काम करता था, प्लेस बदल गया, वहां काम कर रहा है, बट रहेगा सेम पावर, सेम अथॉरिटी, सेम सैलरी, एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। और ये ऐसा होता है क्लास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ था वहां, लेकिन वो वर्टिकल होता है। ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू अकाउंट डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब क्या है, क्लर्क से कहां चला गया, अकाउंटेंट के पोस्ट पे चला गया, तो ये प्रमोशन हो गया, राइट। अब कंपनी के अंदर से अगर क्लास आप रिक्रूट करते हो, भर्ती करते हो, तो आपके कुछ फायदे हैं, कुछ घाटे। सबसे पहला फायदा तो यही है कि मैनेजर को आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स का पता है कि यार कंपनी के अंदर का बंदा है, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है और कोई खास खर्चा नहीं होगा। बाहर से लेते हो क्लास, ये एज कंपेयर टू क्लास एक्सटर्नल, ये ई होगा, मिस्टेक है इसको ठीक कर लेना क्लास, ये एक्सटर्नल। अगर आप बाहर से बंदा लेते हो ना तो आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको बहुत सारा खर्चा है। कंपनी के अंदर से लेते हो तो वो खर्चा कम हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा कि यार भाई हमारे साथ वाले का प्रमोशन हो गया, देखो तो हमारा भी हो सकता है, मेहनत करो। ट्रेनिंग पे कम पैसा खर्च होगा, उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली क्लास इंप्रूव होगी, लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, बहुत कम चांस है कि वो छोड़ के चला जाए, बिकॉज कंपनी के अंदर का बंदा है, कंपनी के रूल रेगुलेशन से वो फैमिलियर है, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। आगे लिखा है क्लास थ्रू ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर के थ्रू सरप्लस एम्प्लॉयज को हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। अगर इस डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, ट्रांसफर के थ्रू हम इसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेज सकते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट घाटे भी कुछ। सबसे पहले तो कोई फ्रेश टैलेंट, कोई नया आइडिया नहीं आएगा, और कंपनी के अंदर से तुम्हारे पास लिमिटेड चॉइस है ना। कोई अगर नई कंपनी है तो उसके लिए सुइटेबल ही नहीं है, नई कंपनी में तो कोई भी एम्प्लॉय होता ही नहीं, पहली बार तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और अगर जल्दी जल्दी ट्रांसफर करोगे ना तो एम्प्लॉय छोड़कर भी जा सकता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और समटाइम्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ने लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं कि यार इसका ट्रांसफर क्यों, इसका प्रमोशन क्यों हुआ, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, तो कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कुछ अच्छे एम्प्लॉय होते हैं जो मोटिवेट भी होते हैं कि यार चल इसका प्रमोशन हुआ तो अच्छी बात है, कल को हमारा भी होगा। और कई लोग चिढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि यार इसका प्रमोशन क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। ओके, तो दोनों ही मेरिट डिमेरिट दोनों है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल।
अब यहां से इनडायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या क्या है इनडायरेक्टली। तो बाहर से अगर आप एम्प्लॉय को भर्ती करते हो, सबसे पहला सोर्स है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड, ध्यान रखना, जो अनस्किल्ड जॉब पोजीशन है ना, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ऑफिस बॉय हो गया, तो गेट के बाहर ही ना एक क्लास लगा देते हैं कि सिचुएशन वैकेंट है, सीधी भर्ती, आओ इंटरव्यू दो जाओ, या फिर आओ और सीधे नौकरी पे काम करो। तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग, अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है ये। ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस लगा देती है गेट पे, और जो पीपल आते हैं वॉक इन में आते हैं और बातचीत करके जॉब पे लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, ध्यान से समझना। अब मान लो हमारे पास 100 वैकेंट पोजीशन है और 2000 लोग आ गए, तो 100 को नौकरी मिल गई, बाकी 1900 को नहीं मिली। तो 1900 की एप्लीकेशंस तो हमारे पास है, 1900 का फाइल तो हमारे पास मेंटेन है। अब इन 1900 लोगों को हम फिर से कॉल करते हैं और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उनको बुला के रख लेते हैं। मतलब जिनको पहले सिलेक्ट नहीं किया था, अब उनको एक बार मौका देंगे, अगर वो खाली है तो आके काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कैजुअल callers. So generally the large organization maintain an application file in which they keeps all the pending applications which the job seekers leave with the reception. This application file is considered as a waiting list, और whenever there is a job vacancy, जब भी वैकेंसी रहती है तो क्लास उनको बुला लिया जाता है कि आओ आप, अब वैकेंट जॉब पोजीशन है, पहले नहीं थी, अब आप काम कर सकते हो। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर। जो भी अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स हैं, जो पहले सिलेक्ट नहीं किया गया था, उनको आप लोग बुला सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, सीधी सी बात है, एडवर्टाइजिंग मोस्ट कॉमन मेथड है। अगर आपको बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करना है तो क्लास न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार दे दो, ऐड चला लो, प्रोफेशनल जर्नल में आप ऐड चला सकते हो। लाइक अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक जर्नल आता है, मैगजीन टाइप का, जो सीए लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप उनमें ऐड दोगे तो सीए वाले जो है पढ़ेंगे और वहां पे आपके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इनके पास सारा डेटा होता है एम्प्लॉयड का और अनएम्प्लॉयड का। तो जहां पर सरप्लस एम्प्लॉय है, या जहां पे एम्प्लॉयज की कमी है, और जहां पे क्लास एम्प्लॉयज की कमी और जहां सरप्लस एम्प्लॉय है, वहां से निकालकर वहां तक पहुंचाना। आप इनको डेटा तो आपकी जॉब लगवा देंगे कहीं ना कहीं। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द office run by the government where in the details about the job seeker such as name, qualification, experience, वो सब रखते हैं, स्टोर करते हैं, और जब भी सरकार को जरूरत होती है, किसी कंपनी में जरूरत होती है, तो क्लास वहां पे एम्प्लॉयज को भेज देते हैं। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कैंपस रिक्रूटमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लास 3 इडियट मूवी में आपने देखा ही होगा। कॉलेज के जब आप फाइनल ईयर में होते हो, है ना, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, फिर कोई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया, तो जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो क्लास वहां पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी नौकरी लग जाती है। और यहाँ पे केस स्टडी आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग अ लाइजन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है और जो कॉलेज है, इनके बीच में टाई अप है। तो जो कॉलेज है और जो कंपनीज है, सॉरी, उनके बीच में टाई अप है कि कंपनी इनके यहाँ पे आएगी और फाइनल ईयर में क्लास यहीं से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे लिखा है क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच में एक कॉमन क्लास प्रैक्टिस है। यहाँ पे वो लोग आते हैं और फाइनल ईयर में, जैसे कॉलेज आप ड्यू में जाओगे, जो बच्चे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, तो उनको फाइनल ईयर में ही जॉब मिल जाती है। तभी कहते हैं सीयूईटी के लिए अच्छे से मेहनत करो, आप टॉप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में निकलने से पहले ही आपकी जॉब अच्छी पक्की हो जाएगी। एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ external source of recruitment. Here company visit the technical management and professional colleges to recruit the student directly from there for the job positions. नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। ये बेसिकली क्लास एक एजेंसी है जो आपसे पैसे लेगी और आपकी जॉब लगवा देगी, सीधी सी बात है। करती क्या ये, मान लो किसी कंपनी को 100 एम्प्लॉय चाहिए, तो वो 100 एम्प्लॉय से ना बोल के इस एजेंसी को बोलता है, और आप लोग इस एजेंसी में जाते हो और ये आपकी जॉब वहां पे लगवा देते हैं। एक ब्रोकर की तरह, एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। देयर आर सेवरल प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म, और बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए होता है, दैट एक्ट एज अ मिडिलमैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर। दीज फर्म्स maintain data of all job seekers and give their detail to the companies who are looking for men. They also charge some fees. ठीक है, वो क्लास कुछ फीस भी चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए। अगला है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। बहुत सिंपल सी बात है,
आपको बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करना है तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बोल सकते हो भाई तेरी नजर में कोई बंदा है जो इस काम को कर सके, तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन लेकर भी काम कर सकते हो, तो वो हो गया रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। मेनी फर्म रिक्रूट एम्प्लॉयज बाय द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, दिस ऑल्सो शो द ट्रस्ट। अब ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एम्प्लॉयर तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी नजर में कोई बंदा है तो तुम भेज दो, क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है, किसी अननोन पे नहीं। ठेकेदार अनएजुकेटेड लोगों के लिए होता है। ठेकेदार क्या करता है, गांव से अपने जानकार के लोगों को लेके आता है और इकट्ठा जॉब देता है। तो अगर किसी को एक साथ कई सारे अनएजुकेटेड लोगों की जरूरत है जो फिजिकल वर्क कर सके, तो वो सीधे ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठेकेदार क्या करेगा, अपने साथ लोगों को लेके आएगा और इसके बदले इसे कुछ कमीशन भी मिलता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता क्या है, आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेजेस एंड रूरल एरिया, एंड वेन एवर देर इज एनी वैकेंसी ऑफ द लेबर इन अ फैक्ट्री देन कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई लेबर टू द बिजनेसमैन। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जो है वो सप्लाई करता है लेबर्स को, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, टीवी में भी ऐड आ सकता है, आप टीवी में ऐड दे दो और जो लोग देख रहे हैं क्लास वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, तो एडवर्टाइजमेंट टीवी। ये सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अगला है वेब पब्लिशिंग, naukri.com, monster.com, लिंक्डइन, गूगल जॉब्स, ऐसी जगह पे भी आप प्रचार कर सकते हो और लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे जो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन to provide information regarding job seekers and companies which have vacant job position. These websites can visited by the job seekers, जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो इन वेबसाइट पे जाते हैं और अप्लाई करते हैं, जैसे naukri.com, गूगल फॉर जॉब्स, naukri.com, monster.com, लिंक्डइन हो गया, तो वहां से जाके क्लास आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। These all are the sources of एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको कंपनी के बाहर से अगर मतलब एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को भर्ती करते हो तो उसका भी कुछ फायदा और कुछ घाटा है। पहला एडवांटेज क्या है, फ्रेश टैलेंट आएगा कंपनी के अंदर, वाइडर चॉइस है, बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, 700 करोड़ से ऊपर की जनता है, आप किसी को भी हायर कर सकते हो। और बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट जो है वो क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन को भी ले सकता है। बाहर से अगर आप ले रहे हो तो टॉप आपके पास ऑप्शन है, तो हाईली क्वालिफाइड लोगों को आप ले सकते हो। और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जिन जिन लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई करी है, लेटेस्ट नॉलेज जिनको है, आप उन लोगों को भर्ती कर सकते हो। और जब कंपनी के बाहर से बंदा आता है ना, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अंदर भी कंपटीशन की स्पिरिट बन जाती है, और कंपटीशन स्पिरिट हमेशा अच्छा होता है काम करने के लिए। आपको लगता है ये बंदा बाहर से आया है, कहीं ये अपना नाम ना कर ले, हम अंदर के लोग हैं, हम और मेहनत करते हैं। समझ रहे हो बात को। अगला है डिसएडवांटेजेस, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लगेगा भाई हमको नहीं दिया, हमारा प्रमोशन नहीं किया, बाहर से बंदा रख लिया, उसको सैलरी दे रहे हैं अच्छी, हमको नहीं दे सकते। महंगा पड़ता है, बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करना हमेशा महंगा पड़ता है। उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा क्या आता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, सिलेक्शन प्रोसेस पे खर्चा होता है। और कई बार एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, नई कंपनी में नए रूल रेगुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, वो छोड़ के चला जाता है। समय भी बहुत लगता है इसके अंदर, जल्दी एम्प्लॉय चाहिए तो बाहर से नहीं ले सकते आप। और एक्सपेंस भी बहुत होता है ट्रेनिंग पे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाने में, ओरिएंटेशन पे। कई कंपनी ओरिएंटेशन की पार्टी भी रखती है, तो इसमें भी काफी टाइम लग जाता है, खर्चा भी लग जाता है। सो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इनके कौन कौन से सोर्स हैं? इंटरनल में तो दो ही हैं, ट्रांसफर प्रमोशन, बाकी एक्सटर्नल में बहुत सारे हैं। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस टॉपिक से एक सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज इतना अच्छे से पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। देर आर 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला आपने पढ़ा रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, मेरिट, डीमेरिट और उसके सोर्सेस, देन सिलेक्शन। अब बच्चों यहां पे जैसे मैंने आपको 8 पॉइंट स्टाफिंग प्रोसेस के बताए, उसी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के भी 8 पॉइंट है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय का कंपनी के अंदर सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ये बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है एम्प्लॉयज के साथ, ताकि जो भी अनफिट एप्लीकेशंस हैं उनको निकाल दिया जा सके। इसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ बेसिक, यानी जो कैंडिडेट है, अभी तो एम्प्लॉय बना नहीं है वो, अभी तो वो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट से बेसिक इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन,
बेसिक क्वेश्चन, स्कूल कहाँ से किया है और कॉलेज कहाँ से किया है, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये सारी की सारी, कहाँ रहते हो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है। और उस भी जितने भी अनफिट एप्लीकेशन है, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब कंपनी ने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट बंदा ही इसको अप्लाई कर सकता है, और कोई ग्रेजुएट का बंदा अप्लाई करे, 10th पास अप्लाई करे, तो बेमतलब का अप्लाई कर रहे हो ना, मिलेगा ही नहीं आपको, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को, अनफिट एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए होता है। जो फालतू लोग जितने अप्लाई कर लेते हैं ना, जो एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, उन सबको निकालने के लिए होता है। और बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे एम्प्लॉयर पूछता है। इट इज डन टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। हियर बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, स्कूल एंड कॉलेज, मैरिटल स्टेटस आर आस्क्ड। ठीक है। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं, पहली स्क्रीनिंग के अंदर जो पास हो जाते हैं, फिर उनका एक टेस्ट होता है टू फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है। बेसिकली कैंडिडेट की बेसिकली नॉलेज चेक करने के लिए कुछ रिटन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और ये 5 टेस्ट आपको याद रखना है। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर ये 5 तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली आप किसी चीज को कितनी देर में सीख जाते हो, पोटेंशियल क्या है लर्निंग का। कल को आपको नई चीज सिखाई जाए तो आप उसे सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, कितना टाइम लोगे, उस चीज के लिए होता है। अगला है पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, एक्सपर्ट लोग उसको डिजाइन करते हैं, जिससे पता पड़ जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हो या नेगेटिव, हर चीज से बचते हो या फिर रेडी रहते हो काम करने के लिए। ट्रेड टेस्ट, जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप आए हो, उस फील्ड की कितनी नॉलेज है आपको। लाइक अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर बनने आए हो, तो प्रोडक्शन की टेक्निक्स का आपको पता है कि नहीं पता है, वो चीज है। अगला है इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका मन किस काम में लगता है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये 5 अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाते हैं, मतलब जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज टू कंडक्ट फाइनल इंटरव्यू। पैनल ऑफ एक्सपर्ट, पूरा क्लास राउंड टेबल पे ऐसे एक एक्सपर्ट का पैनल बैठता है, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आपसे सवाल पूछेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये वो स्टेप है जहां पे आप कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पूछ सकते हो, जैसे आप यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह टीवी पे देखते होगे। तो वो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे, आपकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, और आप भी कोई डाउट हो तो रिगार्डिंग जॉब आप इनसे पूछ सकते हो। जो क्लास इंटरव्यू में क्लियर होगा उनको बोला जाएगा आप 2 रेफरेंसेस दो, ऐसे 2 लोगों का नाम दो जो आपके बारे में जानते हो, आपको कंफर्म कर सके, राइट। इसको बोलते हैं चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। आपके रेफरेंस जितने अच्छे होंगे, जॉब लगने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। कैंडिडेट हैज टू गिव 2 रेफरेंसेस, किसी को भी जानते हो, अगर आप कोई बड़े नोन पर्सन को नहीं जानते, किसी सेलिब्रिटी को, किसी पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को नहीं जानते, तो किसी का भी दे सकते हो, अपने घर में जहां पहले काम करते थे किसी का भी दे सकते हो, फ्रेंड्स किसी का भी। आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है रेफरेंसेस, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में रेफरेंस चेक करती है, उनका कैरेक्टर क्या है, कहीं वो पिछली जॉब से कुछ गबन करके तो नहीं आए है ना, तो ये सब चीज थोड़ा सा जानना चाहती है। तो रेफरेंसेस को कई बार क्रॉस चेक भी कर लेती है कंपनी। जिनका रेफरेंस बैकग्राउंड में क्लियर होता है, फाइनली उनका 5वें पॉइंट पे जाके सिलेक्शन डिसीजन होता है कि सिलेक्शन करना है या नहीं करना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, रेफरेंस चेक होंगे, फिर जाके 5वें पॉइंट पे जाके आपको सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक जिनका हो जाता है, उनको सिलेक्शन की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में डालते हैं। अब आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। Before giving appointment letter, the candidate selected and sent for medical examination. कंपनी का खुद का भी कई बार मेडिकल ऑफिस होता है, वहां जाके चेक कर लेगा कोई बड़ी सीवियर बीमारी तो नहीं है आपको। कंपनी आपकी ट्रेनिंग पे लाखों खर्च करेगी, आपका इंश्योरेंस करेगी, और आप कंपनी के अंदर आके कोई बीमारी लग गई आपको, तो फंस जाएगी ना कंपनी। इसीलिए वो पहले चेक कराती है कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, टेस्ट किया जाता है, और देन टेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह साइन करके पेपर भेज देती है, ठीक है, कि हाँ ये बंदा जो है फिट है, मेडिकली फिट है, कोई सीवियर बीमारी नहीं है। फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा 7th पॉइंट पे कि चलो फाइनली हम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, अब आप आके इस डेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसको बेसिकली क्या होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। इन द लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है, मेंशन। जनरली रीजनेबल टाइम दिया जाता है कैंडिडेट को ज्वाइन करने का, कि ठीक है तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने के अंदर कभी
कभी भी ज्वाइन कर लो, या 10 दिन का टाइम दिया है, वो डिपेंड करता है जॉब ऑफर में कि जो लेटर आपके पास आया है उसमें कितना टाइम लिखा है, एक अच्छा टाइम दिया जाता है। फिर फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कुछ अग्रीमेंट में साइन करते हैं कि मैं तुमको नहीं निकाल सकता, तुम भी छोड़ के नहीं जा सकते इतने टाइम तक, सब कुछ लिखा जाता है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको अटेस्ट किया जाता है, एम्प्लॉय द्वारा साइन किया जाता है, इसको अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं। ध्यान रखना, जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सिग्नेचर करते हैं एक दूसरे के लिए, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। When candidate accept the job offer, it refers to signing of contract of employment. Content of contract are duty and responsibility of the employees towards this job. Pay कितना होगा, allowances कितना होगा, terms of job कितना हो, कितने साल तक काम करना है कम से कम आपको, लीव रूल्स क्या क्या होंगे, सब पे दोनों साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जहाँ पे एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट पे साइन करके कहता है, मानता है हाँ ठीक है मैं इतने साल पहले छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स। एक बार वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में लिख के देखो कितना याद है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सबसे पहले, फिर सिलेक्शन टेस्ट, उसके अंदर 5 टेस्ट, फिर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, फिर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करके 5वें पॉइंट पे सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, और देन लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। राइट। हमारा थर्ड एलिमेंट दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला आपने पढ़ा रिक्रूटमेंट, दूसरा पढ़ा सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग बेसिक स्किल्स द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब। ट्रेनिंग का मतलब है टीचिंग करना, उनको बताना, समझाना, सिखाना, ताकि वो जॉब अच्छे से काम कर सके। It is an act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing his or her job. तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ करना, उसके अंदर ही ट्रेनिंग आता है। डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट डेवलपमेंट क्या करता है? फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी फोकस करता है। जैसे अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स की बात करो, तुमको जो पढ़ा लिखा रहे हैं ना, वो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है, कि तुम्हारे फ्यूचर में ये पढ़ाई लिखाई बहुत काम आने वाली है। राइट, वो डेवलपमेंट है। तो आज कोई चीज सिखाई जा रही है आप लोगों को, तो वो ट्रेनिंग है, लेकिन आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन जो बन रहा है, वो फ्यूचर में आपको काम देगा बहुत। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। राइट। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला ये ना बेनिफिट्स है। ट्रेनिंग के फायदे क्या है? रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा कम समय लेगा किसी भी चीज को सीखने में एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। दूसरा, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, एक अनट्रेन्ड अनाड़ी एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है। बेटर परफॉर्मेंस। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। देखो वही लिखा हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर than the performance of untrained employee. Training and development improve their quality. तो training development class employees की काम को, performance को improve करेगा। Helps in solving operational problem. कंपनी में हमेशा एम्प्लॉय रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, उसे प्राइवेट यूज में लेके आता है, घर ले आता है रिसोर्सेज को, कंपनी के नुकसान करता है, काम चोरी करता है, छुट्टियां मारता है, इन सबको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम। तो ट्रेनिंग देकर ऐसी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिमूव ऑपरेशनल प्रॉब्लम लाइक एब्सेंटिज्म, छुट्टी मारना, रिसोर्सेज का वेस्ट करना, टीम वर्क ना कर पाना, एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाता है। अगला रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे तो चांसेस है कि वो लंबे समय तक टिक के काम करे, वो छोड़कर नहीं जाएगा। मैनेजिंग मैन पावर नीड। अगर किसी डिपार्टमेंट में आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत है, आपको बाहर से नहीं मिल रहा, तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को उस काम की ट्रेनिंग दे दो और उससे वो काम करा लो। तो मैन पावर नीड को भी ये एडजस्ट कर लेता है। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। कोई भी चेंजेस अगर एनवायरनमेंट के अंदर आया तो एम्प्लॉय ना हमेशा झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं उस ट्रेनिंग को, उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। वो सोचते नहीं, बदलाव नहीं चाहते, वो सोचते नहीं यार ये चेंजेस ना ही हो। तो ट्रेनिंग देकर उनको इस लायक बनाया जा सकता है कि वो चेंजेस को खुशी खुशी अडॉप्ट कर सके। राइट। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज। अब ट्रेनिंग देने से कंपनी का क्या फायदा है तो सीख लिया, एम्प्लॉय का क्या फायदा है? एम्प्लॉय की स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, ताकि वो फ्यूचर में एक बेटर करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ट्रेनिंग ली है ना,
तो फ्यूचर में पक्की बात है सैलरी बढ़ेगी। ट्रेंड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अर्न मोर, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है, ट्रेंड हो, तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। इट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आपका सेटिस्फैक्शन, आपका मोरल बढ़ेगा, जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी और चांसेस हैं कि आपका ही प्रमोशन होगा बिकॉज आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो। अब ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब, काम करते रहो, ट्रेनिंग भी लेते रहो। पहला ऑन द जॉब, ऑन है ना, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब, जॉब छोड़ो, पहले जाओ 6 महीने सीख के आओ। तो ऑन द जॉब क्या है, हियर एम्प्लॉयज आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, दे लर्न बाय डूइंग, दिस मेथड इज सुइटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब। तो लर्न बाय डूइंग, वो काम करते करते सीखते हैं, जैसे आप सवाल बनाते बनाते सवाल सीख जाते हो ना, ऐसे ही। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अवॉइडेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डील विद हैवी और एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। बड़ी बड़ी मशीनरी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर ये वाला काम मत करो। और ऑफ द जॉब में क्या है, इट मीन्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्किंग पोजीशन, व्हिच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक from their job and send training. This is suitable for managerial job position. तो यहाँ पे आपको पहले बाहर भेजा जाएगा, आप वहाँ पढ़ोगे, सीखोगे, तब जाके आप यहाँ पे काम करोगे। Common and popular techniques of ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। तो काम करते करते अगर आप सीख रहे हो तो क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब ये एक ऐसा काम है जहां पे जो मास्टर है वो काम करके दिखाएगा आपको, और आप ट्रेनी, ये ट्रेनर है, ये ट्रेनी है, ये वर्कर है, ये मास्टर है। तो मास्टर या ट्रेनर आपको काम करके दिखाएगा, आप देखोगे, सीखोगे, फिर करोगे। तो पहले ये काम करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, फिर इसको बोलेगा चल अब तू कर, ये करेगा और ये ऑब्जर्व करेगा। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर इज अपॉइंटेड हु गाइड द लर्नर, जो सीख रहा है ना। मास्टर परफॉर्म द जॉब एंड लर्नर ऑब्जर्व हिम performing. When the learner learns all these skills, then learner perform the job and master observe him performing. It is suitable for plumber, electrician, iron man जो होता है, steel worker जो होता है ना, उन सब के लिए क्या है क्लास, ये suitable है। तो यानी जो मास्टर होता है वो काम करके दिखाता है, ये लोग काम करते हैं, उसको सीखते हैं देखते देखते, फिर वो लोग बोलेगा चलो आप तुम करो, और फिर वो चेक करेगा। ठीक है, जैसे स्कूल में नहीं, जो टीचर कई बार तुम्हें सवाल बताता है, देखो ऐसे करना है, और आप देख रहे होते हो, फिर आप करते हो और टीचर देखता है कि नहीं। उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और ये किसके अंदर आता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। अगला है क्लास इंटर्नशिप। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आप में से बहुत सारे बच्चे करोगे, तो जैसे ही आप लेवल 2 क्लियर करोगे ना, आपको एक ट्रेनिंग पे जाना, इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है। जनरली क्लास 2 से 3 साल की एक ट्रेनिंग होती है, जहां पे आप एक प्रॉपर सीए के साथ रह के, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ रह के, उसके काम को करते करते आप सीखोगे। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे प्रोफेशनल्स को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसके लिए वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। तो सीए आपसे काम करवाएगा, रिटर्न फाइल कराएगा, पेपर्स, एक्सेल, टैली, बहुत सारे काम करवाएगा, ऑडिट भी करवाएगा, और आप वो काम करते 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 सीख जाओगे, और फिर सीए बन जाओगे आप। फिर एक एग्जाम क्लियर करके सीए बन जाओगे। प्रोफेशनल है तो एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो होती है इसमें। फिर आप सीख जाओगे, फिर अपने अंडर आप किसी के साथ काम। डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, गांव में जाके पहले सर्विस देंगे और सीखेंगे। आप डॉक्टर के साथ आपने देखा होगा, जो कुछ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप रह के पहले काम सीखोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखोगे ना। आप कितनी डॉक्टर की पढ़ाई कर लो भाई, जब तक आप प्रैक्टिकल काम सीखोगे नहीं, चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना सीखोगे नहीं, तो कैसे होगा। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मतलब आईसीएआई अपने बच्चों को भेजता है अलग अलग कंपनी में, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड हियर स्टूडेंट्स गेट चांस इन प्रैक्टिसिंग अंडर द रियल वर्क। तो रियल वर्क में क्लास वो प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो कंपनी में जाके सीखें, और उनको उसके बदले सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है क्लास, स्टाइपेंड, जो कि सैलरी से काफी कम होती है। मतलब आप डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में रहते हो आप, 10, 12, 15, 20 हज़ार का आपको मिलेगा स्टाइपेंड, काम करते हो तब आपको मिलेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। ऑन द जॉब मेथड में इंटर्नशिप है, आपके जाने आने खर्चा वो आपको दे देंगे, इसको बोलते हैं स्टाइपेंड।
अगला है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ मिलवाया जाता है, बातचीत की जाती है। तो जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो भी आप कंपनी के काम के बारे में काफी कुछ सीख जाते हो। ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं क्लास इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन द फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली। एम्प्लॉयज को क्विकली सेटल डाउन करने के लिए उसको मौका दिया जाता है, भैया तुम टिक के काम करो, सबसे बातचीत करो। तो और खुशी खुशी वो काम तभी शुरू कर पाएगा जब वो सबसे एक बार मिल लेगा। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन बोलते हैं। तीनों ऑन द जॉब मेथड का पार्ट है। ऑफ द जॉब बोला जाता है भाई जाओ 6 महीने काम सीख के आओ। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो एक ही है, वेस्टिब्यूल स्कूल, ठीक है, या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है, और जो हैवी मशीनरी, कॉम्प्लेक्स मशीनरी, डेंजरस, हैजार्डियस या फिर सोफेस्टिकेटेड मशीनरीज जो होती है ना, उनमें डायरेक्टली आपको बिठा के ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, पेपर में भी आया था वो, कि जैसे हवाई जहाज है, आप सीधा उसे हवाई जहाज चलाना नहीं सिखा सकते। साइकिल चलाने के लिए डायरेक्टली आप उसको रियल साइकिल में बिठा दोगे, बट किसी को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज चलाना हो तो उसको रियल हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाओगे आप। तो एक नकली कॉकपिट तैयार किया जाता है, नकली क्लास कंपनी डेमो के लिए एक प्लेन तैयार करेगी, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। आप कई टाइम उस पर सीखोगे, तब जाके रियल में असली मशीन पे आपको बैठने का मौका मिलेगा। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार करती है और आप उसके ऊपर पहले सीखते हो, फिर जाके रियल लाइफ में। व्हेन मशीनरीज इज हैवी, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, then on the job training method is generally avoided and a dummy model of machinery is prepared and employees are getting training from that dummy model. When employees are trained, then they can have work in original machinery, ठीक है। now they can now जब वो सीख जाते हैं तब क्लास वो एक ओरिजिनल मशीनरी पे काम करते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल, जो कि डमी मॉडल तैयार करता है। तो तीन स्टाफिंग के कंपोनेंट्स थे। रिक्रूटमेंट, उसमें बड़ा इंटरनल एक्सटर्नल, फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस, देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मतलब, और ट्रेनिंग में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। तो ये क्लास पूरा का पूरा स्टाफिंग चैप्टर है, और यहाँ पे ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आज मैंने क्लास आपको 1 घंटे के अंदर पूरा स्टाफिंग चैप्टर अच्छे से खत्म करा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ के अच्छे से याद करके समझ के आओ। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग देन कंट्रोलिंग, पार्ट ए, पूरा का पूरा 50 नंबर का आता है पेपर में। तो कोशिश करो कि यार पार्ट ए खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।